हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा कि एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए वी हैव कंडक्टेड सो मेनी एक्सपेरिमेंट ऑन दी सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों ने डार्विन फिंचेस ले लिए, बीटल्स ले ली। बीटल्स में आप लोगों ने देखा कि जनरली रेड बीटल्स होती हैं, देन ग्रीन बीटल्स आई। तो ग्रीन बीटल्स में कलर चेंजिंग का वेरिएशन आया तो एक न्यू स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ जो बेनिफिशियल हो गई। उसके बाद जो ग्रीन से समवॉट ब्लू आई, ब्लू किसके लिए चाहिए? ब्लू देखो, ब्लू भी अपीयर हो जाएगी क्रो को रेड की तरह, तो स्पीशीज जल्दी खत्म हो जाएंगी क्रो खाकर। पर फिर भी ब्लू का मतलब क्या है? थोड़ा अट्रैक्शन। द बीटल्स लुक मोर ब्यूटीफुल इन कंपैरिजन टू ग्रीन एंड रेड बीटल्स। तो अगर हमें एवोल्यूशन को समझना है कि एक्चुअली एवोल्यूशन पास ऑन कैसे होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आपको मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आपको चार चीजें मेनली पढ़नी है, ठीक है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, to understand the concept of evolution, we have to study four aspects. We have to study four aspects. We have to study four aspects. कौन से? पहला आएगा म्यूटेशन, दूसरा आएगा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? तीसरा आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा क्या आएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट, और चौथा आएगा माइग्रेशन। ठीक है, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें ये चार पॉइंट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला म्यूटेशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड माइग्रेशन। अब मैं आपको वापस से ये चीज रिपीट करना चाहूंगी कि वेरिएशंस क्यों आते हैं। वेरिएशंस क्यों आते हैं? रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब डीएनए कॉपी होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो उनमें क्या हो जाता है? जीन का ऑल्टरेशन हो जाता है। प्रोटीन की सीक्वेंस का ऑल्टरेशन हो जाता है। तो प्रोटीन की सीक्वेंस का ऑल्टरेशन होने का मतलब है कि द डीएनए विच इज कॉपिंग, जो डीएनए कॉपी हो रहा है उसमें क्या आ गया है? एरर आ गया है। समवॉट एरर अकर्स व्हाइल डीएनए इज कॉपिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? उस एरर से अब आप कहोगे कि अगर कहीं एरर हो रही है, अगर कहीं मिस्टेक हो रही है, तो क्या रिजल्ट्स अलग बनेंगे? बिल्कुल। जब डीएनए में एरर हो गया है, जब उसकी कॉपिंग में प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा क्या ऑल्टरेशन हो गया है, जैसा था वैसा का वैसा कॉपी नहीं हुआ है, इसी की वजह से तो वेरिएशंस आते हैं, इसी की वजह से ही तो वेरिएशंस आते हैं, ठीक है? तो समवॉट ये जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये इन चारों से क्या है? मिला हुआ है। ये चारों टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड समवॉट है, समवॉट नहीं है। लेकिन वेरिएशन म्यूटेशन से भी रिलेटेड है, नेचुरल सिलेक्शन से भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और माइग्रेशन से भी है। तो अपन थोड़ा सा अगर लिंक बिठाना चाहें तो हल्की सी एक लाइन लिखेंगे, ड्यू टू error in DNA copying
वेरिएशंस अराइजेस, वेरिएशंस अराइजेस, वेरिएशंस अराइजेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन चारों पॉइंट्स को पढ़ते हैं। एक्चुअली ये चारों पॉइंट्स क्या कह रहे हैं और ये किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के लिए फिट बैठेंगे। ठीक है, तो पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, पहला हम लोग देखेंगे म्यूटेशन। समवॉट आपने नाम सुना भी होगा। क्या है म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द डीएनए। म्यूटेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, चेंज इन द डीएनए। चेंज इन द डीएनए। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द डीएनए। अब चेंज इन दी डीएनए किस रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्या चेंज लाना है डीएनए के अंदर जिसकी वजह से एवोल्यूशन आ जाए। एवोल्यूशन का मतलब वेरिएशन आ जाए। जो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन जाते जाएंगे, न्यू ओरिजिन ऑफ स्पीशीज होती जाएंगी, जिससे हम एवोल्यूशन कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी, अभी तक तो 50 बार रिपीट कर दिया है मैंने अभी तक। ठीक है, चेंज इन दी डीएनए का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए कॉपी हो रहा था, जब डीएनए कॉपी हो रहा था तो वो डिट्टो कॉपी ना होकर थोड़ा सा क्या ऑल्टर होकर कॉपी हुआ, थोड़ा सा कॉपी होने में उसमें एरर आ गया। एरर आने का मतलब क्या है कि जो पेरेंट से कॉपी हो रहा था उसकी प्रोटीन की सीक्वेंस में क्या हो गया, गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी का मतलब प्रोफेशनल टर्म में बोलें तो चेंज हो गया, थोड़ा सा ऑल्टरेशन हो गया। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला, म्यूटेशन। कि आप में क्या है, बिल्कुल अलग डीएनए कॉपी हुआ है। आपके अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर एक नया डीएनए कॉपी हुआ है जो पेरेंट से मैच नहीं खा रहा है। खाएगा लेकिन पूरी तरीके से मैच नहीं खाएगा। ठीक है, हम लोग किसी ऑफस्प्रिंग को ये पता करने के लिए कि आप इसी पेरेंट से आए हो, डीएनए टेस्ट कराते हैं ना। ठीक है, समवॉट डीएनए क्या है, मैच कर रहा है। देखो, जब डीएनए कॉपी हो रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि ये आपका डीएनए है। ठीक है, इसमें क्या है, ये प्रोटीन सीक्वेंस है। ठीक है, ये पेरेंट का डीएनए है। अब इसको क्या ऑफस्प्रिंग में कॉपी होना है। ठीक है, अब क्या है, डीएनए कॉपी के टाइम पर डीएनए में एरर हो गया, ऑल्टरेशन हो गया। ठीक है, ये वाली क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, चेंज हो गई। तो ये क्या है, ऐसे अलग दिख गई। ठीक है, ये वाली। तो ये जो चेंज डीएनए आया, अब देखो पूरा डीएनए तो चेंज नहीं हुआ ना, यहां जो था एज इट इज कॉपी होकर आ गया। यहां जो था एज इट इज कॉपी होकर आ गया, यहां वाला कॉपी हो गया, यहां वाला हो गया, यहां वाला चेंज हो गया। मतलब आप अपने पेरेंट से रिसेंबल तो करते हो ना, पर समवॉट कहीं ना कहीं चेंज भी आप में एक्वायर होता है। तो जहां पर भी डीएनए की प्रोटीन सीक्वेंस चेंज हो जाती थी, वहां पर आपके पास न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो चेंज इन दी डीएनए, तो क्या कह सकते हैं, यहां से यहां लिखेंगे, ड्यूरिंग copying of DNA, during copying of DNA somewhat error occurs, somewhat error occurs। अब यहां पर तो क्या है, माइन्यूट चेंजेस दिख रहे हैं एरर की वजह से, क्योंकि कोई एक आध प्रोटीन सीक्वेंस चेंज हो गई हो। हम खुद चाहते हैं कि वेरिएशन इसलिए हो जाती हो। देखो, म्यूटेशन कभी कभार बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो जाते हैं। आपने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे, उसमें क्या हुआ था, जो बॉडी के जो जर्म सेल्स थे, भाई सेक्स सेल्स ही क्या कर रहे हैं, सेक्स सेल्स ही रिप्रोडक्शन में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। उनके अंदर के जीन में प्रोटीन चेंज होता है, इसलिए डीएनए क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है।
उस टाइम पे जब बॉम्ब गिरे थे तो उनकी रेडिएशंस की वजह से जो पेरेंट्स थे, जो सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी डीएनए के प्रोटीन में भयानक चेंजेस आए। तो जब उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए, अजीब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, आंखें भयानक बड़ी हैं, कान अजीब से हैं, हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, मीन्स दे आर नॉट लुकिंग लाइक अ कॉमन मैन और अ कॉमन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म विच लुक समवॉट ब्यूटीफुल। हर इंसान अपने में अच्छा दिखता है, पर वो अजीब से दिख रहे हैं, भयानक। उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनमें कोई डिजीज आ रही है। हो सकता है इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाले जो प्रोटीन से उनकी सीक्वेंस इतनी चेंज हो गई कि बॉडी को पता ही नहीं है कि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सेल्स बनाने चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो इफ डीएनए एरर या जो डीएनए की प्रोटीन की सीक्वेंस की ऑल्टरेशन अगर माइन्यूट होगी तो इट्स फाइन, पर अगर बहुत ज्यादा होगी तो जो अजीब से नए, भाई जितनी ज्यादा डीएनए की प्रोटीन की सीक्वेंस में चेंज हो जाएंगे उतने ज्यादा नए कैरेक्टर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो हद से ज्यादा चेंज भी नहीं करवाना, अदरवाइज इट विल क्रिएट टू मेनी ड्रास्टिक चेंजेस जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए समवॉट एरर अकर्स। This error means change in protein sequence. Change in protein sequence. Which will lead to variations. ठीक है, तो इस डीएनए एरर को समवॉट क्या कहा गया? म्यूटेशन कहा गया। माइनर डीएनए एरर, गुड वेरिएशंस। ठीक है, टू मच DNA error, drastic variations which are actually not acceptable. Drastic variations which are actually not acceptable. Not acceptable. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, वेरी नाइस। अब देखो, पहला पॉइंट तो क्या हुआ? म्यूटेशन क्लियर हो गया। पहला पॉइंट म्यूटेशन क्या हुआ? समवॉट क्लियर, पूरी तरह क्लियर है। अब सेकंड क्या देखेंगे? सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नाम इंडिकेट कर रहा है नेचर कुछ सेलेक्ट कर रही है, और जब नेचर कुछ सेलेक्ट करती है तो कुछ अच्छे के लिए ही सेलेक्ट करती है। ठीक है, जैसे ये अपनी जो फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस थी, उसमें कोई एक नया कैरेक्टर आया, जैसे लॉन्ग बीक का। लॉन्ग बीक का कैरेक्टर क्या है? आगे जाके ट्रांसमिट होता जाएगा। अब लॉन्ग बीक का जो कैरेक्टर है वो बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि उसकी वजह से आप बेकार से बेकार एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पा रहे हो। भाई डार्विन फिशेस विद लॉन्ग बीक ही तो सरवाइव कर पा रही थी शॉर्ट बीक के कंपैरिजन। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है कि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ये सर्वाइवल के लिए अच्छा है। किसी भी इन्वायरमेंट में डार्विन फिशेस क्या कर रही हैं? सरवाइव कर पा रही हैं। तो नेचर ने क्या किया? ये जो एक्वायर्ड, ये जो वेरिएशन वाला कैरेक्टर था, ये क्या कर लिया? पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लिया कि मैंने सिलेक्शन किया है और ये डे बाय डे सक्सेसिव जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर इटसेल्फ सेलेक्ट, नेचर इटसेल्फ सेलेक्ट, नेचर इटसेल्फ सेलेक्ट। क्या
क्या सेलेक्ट कर रहा है? द कैरेक्टर, द न्यू कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटिंग इज एक्सेप्टेबल बाय द नेचर। नेचर ने एक्सेप्ट किया, नेचर को अच्छा लगा तो उसने सेलेक्ट करके उसको आगे स्टेबल बना दिया। ठीक है, द कैरेक्टर्स which are new and leading to variation which are the characters which are new and leading to variation। देखो, the characters which are new and leading to variation somewhat get selected and approved by the nature itself, and approved by the nature itself। by the nature itself। ठीक है, अब नेचर ने किया, होगा क्या? दैट कैरेक्टर भी क्या है, नेचर बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करेगी। वो कैरेक्टर ये सेलेक्ट करेगी जो आगे चल के फायदेमंद हो और हर जनरेशन को क्या करे, बेनिफिट पहुंचा पाए, और न्यू स्पीशीज का भी क्या हो जाए, एवोल्यूशन हो जाए, क्योंकि नेचर को हर चीज अच्छी करनी है, नेचर कभी भी कोई चीज बिगाड़ेगी नहीं। ठीक है, दैट कैरेक्टर विच इज एक्सेप्टेड बाय द नेचर is the best one, and transmitting from one generation to the next। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे लॉन्ग बीक ऑफ डार्विन फिंचेस, मतलब जो कैरेक्टर नेचर सेलेक्ट कर रही है वो क्या होगा, एक तो बेस्ट वन होगा और सर्वाइवल के लिए हर स्पीशीज को क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय नेचर, character selected by the nature is always helpful to the organism to survive in any condition, मतलब वो कैरेक्टर जो रिप्रोडक्शन से आया होगा उसको नेचर ने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि आप बहुत अच्छे कैरेक्टर हो, बेस्ट कैरेक्टर हो, ट्रांसमिट होने चाहिए, जिसकी वजह से स्पीशीज किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी कंडीशन में क्या कर ले, सरवाइव कर ले। तो नेचर ने क्या कर दिया भाई, वहां पर म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन हुआ, नया कैरेक्टर आया, यहां पर नेचर ने ही नया कैरेक्टर डेवलप कर लिया। नया कैरेक्टर आना मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, एवोल्यूशन होना। ठीक है, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? अब तीसरा पॉइंट उठाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एवोल्यूशन हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं इसकी वजह से न्यू स्पीशीज क्या हुई होंगी, इवॉल्व हुई होंगी। ये क्या है? इट इज एक्वायरिंग ऑफ सम लकी जीन्स। लकी मतलब फायदेमंद, somewhat attractful, somewhat beautiful, related to the जो लकी जीन्स है वो किस सेंस में रिलेटेड है? somewhat beautiful, somewhat attractive। तो it is acquiring of some lucky genes, it is acquiring of some lucky genes which is actually not at all related to the survival of the species।
बस ऐसे ही कुछ न्यूनेस आ जाना जो कहीं ना कहीं बस सिर्फ एक न्यू स्पीशीज को एवोल्यूशन की तरफ धकेल रही है, एडजस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा सर्वाइवल के लिए मदद कर रही है। शायद इतना समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ब्लू बीटल्स पैदा हुए, रेड से ग्रीन आए, ग्रीन तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, लेकिन ब्लू बीटल्स का क्या फायदा हुआ भाई? कोई ना कोई अजीब सा एक न्यू जीन पैदा हुआ, लकी जीन, जिसकी वजह से ब्लू बीटल्स बन गए। ब्लू बीटल्स ना तो सर्वाइवल के लिए मदद कर पा रहे बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन इन कलर, तो वो प्लांट से रिसेंबल भी नहीं कर रहे हैं, क्रो ने भी खा सकते हैं, बट समवॉट ब्लू बीटल्स लुक अट्रैक्टफुल। मतलब वो जो कलर का वेरिएशन आया है जिसकी वजह से ब्लू बीटल्स की एक न्यू स्पीशीज का एवोल्यूशन हो गया, उसमें उनका जो कलर वेरिएशन वाला कैरेक्टर उन्होंने एक्वायर किया है, जो भी उन्होंने कलर एक्वायर किया जिसकी वजह से न्यू एवोल्यूशन आया, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। ब्लू कलर कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा सर्वाइवल या बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट में मदद नहीं करवा रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्टिंग हुई है, कहीं ना कहीं जेनेटिक ट्रांसमिशन आगे बढ़ा है, लेकिन वो स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए या एडजस्टमेंट के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलूंगी? It is acquiring or development of some lucky genes which are not at all related to survival which is not at all related to survival and adjustment of that particular species. ठीक है, एग्जाम्पल उठाएं। डेवलपमेंट ऑफ ब्लू बीटल्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्लू बीटल्स मतलब सबसे पहले वेरिएशन देन इवोल्यूशन, इसको ऐसे लिखते हैं। वेरिएशन किस सेंस में हुआ? एक्वायरिंग न्यू ब्लू कलर इन द बीटल्स जो कि पहले कभी नहीं देखे गए थे, विच लीड टू इवोल्यूशन। अब इसकी वजह से, नए कैरेक्टर की वजह से ब्लू बीटल्स पैदा हो गए, वो रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी स्पीशीज के नंबर को बढ़ा देंगे, तो ब्लू बीटल एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो गई ना। तो इवोल्यूशन ऑफ ब्लू बीटल्स, इवोल्यूशन ऑफ ब्लू बीटल्स, इवोल्यूशन ऑफ ब्लू बीटल्स जो कि नॉट useful in survival but for other things like beauty and attraction. like आप खुद सोचो ना, ब्लू बीटल्स क्या सुंदर दिखेंगे, लेकिन उस कलर की वजह से उनके सर्वाइवल और एडजस्टमेंट पे कोई यूज नहीं हो रहा। एंड अट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख लीजिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में वी हैव कंप्लीटेड 3 टॉपिक्स। अब चौथा क्या बचा? माइग्रेशन। चौथा क्या बचा? माइग्रेशन। जैसे कोई स्पीशीज है, किसी एरिया में रह रही है, काफी हद तक उसमें ऐसे कैरेक्टर्स थे जो उसको एडजस्ट करवा रहे थे कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में आप रहो।
लेकिन कुछ टाइम बाद चीजें बहुत ज्यादा अनफेवरेबल हो गई और वो उस पर्टिकुलर प्लेस में सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, तो वो स्पीशीज क्या सोचेगी कि चलो ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाओ, माइग्रेट कर जाओ। पर क्या माइग्रेशन करना इतना आसान होता है? जैसे अगर आप किसी पुरानी जगह को छोड़ के नई जगह पर जाओगे तो क्या वहां का इन्वायरमेंट, वहां का फूड, वहां का वाटर आपको इनिशियली मजबूर नहीं करेगा कि आपको एडजस्ट करना है? इन्वायरमेंट एडजस्ट नहीं करेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ठीक है? तो आप में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स वहां जाके पैदा होने चाहिए जिन कैरेक्टर्स की वजह से आप सरवाइव कर पाओ। मान लो आपने नई जगह पर गए और कोई न्यू कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, उस न्यू कैरेक्टर की वजह से आप में वेरिएशन आ गया, ठीक है? अब जहां वेरिएशन है एवोल्यूशन तो हो गई, आपने न्यू कैरेक्टर डेवलप किया, कुछ भी करके न्यू एनवायरनमेंट में रहने लगे, आपने रिप्रोडक्शन किया, न्यू ऑर्गेनिजम्स पैदा हुआ। वो न्यू कैरेक्टर उस माइग्रेशन की वजह से जो आप में आया था आने वाली जनरेशन में भी चला गया, तो वो न्यू कैरेक्टर की जो जनरेशन बनेगी क्या वो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दैट माइग्रेशन विल फाइनली लीड टू एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज, ठीक है? तो चौथा पॉइंट क्या है? बहुत इजी सा पॉइंट है, समझ में भी आ गया है। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है? देयर बाय चेंजिंग द पोजीशन, देयर बाय चेंजिंग द पोजीशन, ठीक है? अब क्या बात होगी? माइग्रेटिंग टू अ न्यू प्लेस, भाई पुरानी प्लेस तो क्या हो जाएगी? ओल्ड प्लेस, जहां नई पोजीशन होगी वो न्यू प्लेस। तो माइग्रेटिंग टू अ न्यू प्लेस विल कॉज द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन दैट प्रिवेलिंग एनवायरमेंट, to adjust in that prevailing environment. In that prevailing environment, ठीक है? तो अगर वो नए एनवायरमेंट में एडजस्ट कर रहा है या जीने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो न्यू कैरेक्टर को क्या करेगा? एक्वायर करेगा। Organism try to develop some new character in order to adjust, which will lead to variation, which will lead to variation, ठीक है? अब क्या होगा? when this organism reproduce, lead to transmission of new acquired characters, to the next generation, वही बताया है जो लिखा रही हूं, लीड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। और क्या न्यू स्पीशीज अब उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेंगी? बिल्कुल कर लेंगी। जब आपके एंसेस्टर्स कर गए तो आप तो करोगे, क्योंकि उन्होंने किया था, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कैरेक्टर था, वही का वही आप में आ गया। न्यू स्पीशीज इजीली सर्वाइव, मतलब माइग्रेशन की वजह से क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर।
इसी के साथ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उसके चारों कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, स्पेशिएशन, ठीक है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन और ह्यूमन एवोल्यूशन, ये 4 पॉइंट लास्ट के इस चैप्टर के जो बचे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अगली बार मिलते हैं।